इस वीडियो में हम 11 पेपर सेट 2023 विषय विज्ञान पेपर नंबर 3 का विभाग सी का अध्ययन करेंगे। विभाग सी में 8 प्रश्न आते हैं, 3-3 नंबर के। 24 नंबर का ये सेक्शन है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 27 से शुरू होता है। संयोगीकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं, यानी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके 2 उदाहरण समीकरण सहित समझाइए। तो आपको देखो, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको लिखने कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुटकर एक ही उत्पाद बनाए तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आपको लिखेगा कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये उसका पहला उदाहरण। आपको 2 उदाहरण लिखने। दूसरा देखो, यहाँ पर H2 प्लस O2, तीर का निशान H2O, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन लगा 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 दूनी 4। तो आपको पहला प्रश्न लिखने का कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण समीकरण सहित समझाइए। तो आपको लिखने का 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। फिर 2 उदाहरण आपको लिखने रहते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, सक्रियता के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण समझाइए। तो देखो, सक्रियता श्रेणी, धातु की सक्रियता श्रेणी याद रखने की आपको। आपको याद रखने का धातु की सक्रियता श्रेणी ऐसे याद रखना है। कान्हा का मुगल जंग फिर से पीबी है क्यों HgAgAu। याद रखने का कि कान्हा का मुगल जंग फिर से पीबी है क्यों HgAgAu। अब लिखने का कि धातु को उसकी सक्रियता के आधार पर, धातु को उसकी सक्रियता के आधार पर उतरते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो लिखने का धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातु को उसकी सक्रियता के आधार पर उतरते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की जो धातु है वो उच्च क्रियाशील धातु है, और यहाँ से यहाँ तक की जो धातु है वो मध्यम क्रियाशील धातु है, और ये धातुएं बराबर निम्न क्रियाशील धातु है, निम्न क्रियाशील धातु। अब उच्च क्रियाशील धातु जो होती है वो यौगिक स्वरूप में मिलती है, तो हम उसका क्या करते हैं कि विद्युत अपघटन, और विद्युत अपघटन करके हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, तो हमको शुद्ध धातु मिलती है। उच्च क्रियाशील धातु का उच्च क्रियाशील धातु हमको यौगिक स्वरूप में मिलती है, हम उसका विद्युत अपघटन करते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। मध्यम क्रियाशील जो धातु है वो हमको सल्फाइड अथवा कार्बोनेट स्वरूप में मिलती है, सल्फाइड अथवा कार्बोनेट स्वरूप में मिलती है। सल्फाइड स्वरूप में जो अयस्क मिलती है उसका हम भर्जन करते हैं, और कार्बोनेट स्वरूप में जो अयस्क मिलती है उसका हम निस्तापन करते हैं, और हमको मिलता है धातु का ऑक्साइड। तो हमको धातु का क्या मिलता है, ऑक्साइड, और जो हमको धातु का ऑक्साइड मिलता है उसका हम क्या करते हैं, अपक्षय यानी रिडक्शन करते हैं, और हमें धातु प्राप्त होती है। तो हमको लिखने का मध्यम क्रियाशील धातु हमको सल्फाइड अथवा कार्बोनेट स्वरूप में मिलती है। सल्फाइड स्वरूप में जो अयस्क मिलती है उसका हम भर्जन करते हैं, और कार्बोनेट स्वरूप में जो अयस्क मिलती है उसका हम निस्तापन करते हैं। भर्जन और निस्तापन करने से हमको धातु का ऑक्साइड मिलता है, और उसका हम क्या करते हैं, अपचयन यानी रिडक्शन करके हमें धातु प्राप्त होती है। निम्न क्रियाशील धातु जो है वो हमको सल्फाइड स्वरूप में प्राप्त होती है, हम उसका भर्जन करते हैं और हमें धातु प्राप्त होती है, और जो धातु प्राप्त होती है हम उसका करते हैं परिष्करण। तो हम
हैं। तो इस प्रकार से सक्रियता के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण किया जाता है। अगला इसके अथवा का प्रश्न है। अथवा का प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड के अणु की निर्माण समझाओ। सोडियम क्लोराइड के अणु का निर्माण समझाना है। तो सोडियम क्लोराइड के अणु का हमको निर्माण समझाना है। तो याद रखने का सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अब यहाँ पर देखो Na यानी सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉन रचना 2 8 1। अब इसकी बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है दान और बनाता है Na+। क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17, इलेक्ट्रॉन रचना है 2 8 7। यहाँ पर क्लोरीन की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और बनाता है Cl-। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो यहाँ पर देखो सोडियम की बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसको दान करना है और क्लोरीन को 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को क्या करता है दान। अब दान करेगा तो सोडियम हो जाएगा Na+ और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक और आ गया तो हो गया Cl-। तो इस प्रकार से Na+ और Cl- के बीच में दोनों जुड़कर बनाते हैं NaCl। आपको लिखने का सोडियम क्लोराइड अणु का निर्माण। सोडियम की परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉन का 2 8 1। बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का दान करके Na+ बनाता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉन का 2 8 7। एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- बनाता है। अब क्या होता है सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान करता है। तो सोडियम में जाता है Na+ और क्लोरीन हो जाता है Cl-। और दोनों के बीच में जो बंध बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बंध। तो अब इस प्रकार से NaCl बनता है। तो आपको लिखेगा इस प्रकार से NaCl बनता है। अब हमारा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। मनुष्य में अंतःस्राव के असंतुलन से उत्पन्न होने वाली कमियां समझाना है। तो अंतःस्राव का असंतुलन हो तो क्या कमियां उत्पन्न होती है। तो आपको पहला लिखने का आउटपुट ग्रंथि। ये आउटपुट ग्रंथि जो है वो थायरोक्सिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है और ये अंतःस्राव आयोडीन का बना होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन अंतःस्राव कम मात्रा में बनता है, जिसके कारण हमारी आउटपुट ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और हमको गोइटर नामक रोग होता है। तो पहला आपको लिखने का कि आउटपुट ग्रंथि जो गले में होती है, जिसको थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, वो थायरोक्सिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है जो आयोडीन का बना होता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन अंतःस्राव कम मात्रा में बनता है, जिसके कारण आउटपुट ग्रंथि फूल जाती है और हमको गोइटर नामक रोग होता है। दूसरा आता है अग्न्याशय। अग्न्याशय यानी स्वादुपिंड। ये इंसुलिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करता है और इंसुलिन नामक अंतःस्राव रुधिर में शर्करा की मात्रा, शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होता है, रुधिर में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग होता है। आपको लिखेगा मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग होता है। आपको लिखेगा कि अग्न्याशय इंसुलिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करता है जो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और अगर इंसुलिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ती है और उनको मधुमेह नामक रोग होता है। तीसरा हमारा आता है फ्यूज ग्रंथि। फ्यूज ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि
और ये ग्रंथि जो है वो कहां पर होती है, तो मस्तिष्क में। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स उत्पन्न करती है और ये ग्रोथ हार्मोन शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जवाबदार होता है। तो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जवाबदार होता है। अगर बचपन में हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन्स कम उत्पन्न हो जाए तो बच्चा बौना रह जाता है, और अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन्स अधिक उत्पन्न हो जाए तो बच्चा विशालकाय बन जाता है, विशालकाय बन जाता है। तो इस प्रकार से लिखने का पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क में होती है, जो क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन्स उत्पन्न करती है, और ये हार्मोन्स शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जवाबदार होता है। अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन्स कम उत्पन्न हो तो बच्चा बौना रह जाता है, और अगर अधिक उत्पन्न हो तो बच्चा विशालकाय बन जाता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 जो है वो स्त्री का जन्म तंत्र। तो स्त्री का जन्म तंत्र, तो आपको लिखने का कि स्त्री में क्या होता है कि एक जोड़ी जो अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में होता है, एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में होता है। तो आपको लिखने का कि स्त्री के अंदर एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में होता है। अब लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं जो यौना आरंभ अवस्था में अथवा तरुणावस्था में परिपक्व बनते हैं, और प्रत्येक मास अंडाशय एक अंडाणु मुक्त करता है, और यह अंडाणु इस अंडवाहिका में प्रवेश करता है, अंडवाहिका में प्रवेश करता है। दोनों तरफ की अंडवाहिका मध्य भाग में उल्टे त्रिभुज आकार की थैली जैसी रचना बनाती है, जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय। और यह गर्भाशय सक्रिय ग्रीवा के द्वारा योनि मार्ग में खुलता है, और योनि मार्ग योनि द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। आपको लिखने का कि स्त्री के अंदर मूत्र त्याग का मार्ग और जनन कोष के त्याग का मार्ग दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो आपको लिखने का कि स्त्री का जनन तंत्र पूछे, आकृति बना के लिखने का कि स्त्री के अंदर एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में आया होता है, और लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं जो तरुणावस्था में परिपक्व बनते हैं, और अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडाणु मुक्त करता है जो अंडवाहिका में प्रवेश करता है। दोनों तरफ की अंडवाहिका मध्य में उल्टे त्रिभुज आकार की थैली जैसी रचना बनाती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय एक सक्रिय ग्रीवा के द्वारा योनि मार्ग में खुलता है, योनि मार्ग योनि द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। स्त्री के अंदर मूत्र त्याग का मार्ग और जनन कोष के त्याग का मार्ग दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लिंग स्टेन। लिंग स्टेन किसे कहते हैं और प्राणियों में लिंग स्टेन समझाइए। आपको लिखने का कि लिंग स्टेन किसे कहते हैं, तो लिखने का कि लैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान जो युग्मनन है जिसको हम बोलते हैं फलितांड, तो फलितांड में से बनने वाला गर्भ ये नर बनेगा या मादा, यह निश्चित करने की घटना को बराबर हम कहते हैं लिंग मिश्रण, लिंग मिश्रण कहते हैं। तो लिखने का कि लैंगिक जनन के दौरान युग्मनन में से बनने वाला गर्भ नर बनेगा या मादा, यह निश्चित करने की घटना को लिंग मिश्रण कहते हैं। अब हमको पढ़ना है मनुष्य में लिंग मिश्रण। तो मनुष्य में क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं उनके अंदर XY प्रकार के लिंगी गुणसूत्र होते हैं, XY प्रकार के लिंगी गुणसूत्र होते हैं, जिससे क्या होता है कि X गुणसूत्र वाला 50% X गुणसूत्र वाला शुक्राणु और 50% Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु बनता है, जबकि स्त्री के अंदर XX प्रकार के लिंगी गुणसूत्र होते हैं, जिससे केवल X गुणसूत्र वाला एक ही अंडाणु बनता है। X गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से फलन करे तो बनने वाली संतान XX होती है यानी मादा होती है, और Y वाला अगर X से फलन करे तो बनने वाली संतान XY यानी नर होती है, यानी लड़का होता है। तो इस प्रकार से लड़का होगा या लड़की यह निश्चित करने की घटना को लिंग निर्धारण कहते हैं।
अथवा लिंग निश्चयन कहते हैं। मनुष्य में लिंग निश्चयन जो है वो जीन के द्वारा होता है। और अगर हम देखें तो सरीसृप वर्ग के जो प्राणी है, सरीसृप के वर्ग के प्राणियों में लिंग निश्चयन तापमान के द्वारा होता है, जैसे कि कछुआ और मगरमच्छ। दूसरा एक है घोंगे। घोंगे जो है जिसको हम बोलते हैं स्नेही, तो इसके अंदर ये अपनी इच्छा अनुसार लिंग बदल सकता है, इच्छा अनुसार लिंग बदल सकता है। आपको लिखने का मनुष्य में लिंग निर्धारण जीन द्वारा होता है। सरीसृप वर्ग के प्राणियों में जैसे कछुआ और मगरमच्छ, उसके अंदर लिंग निर्धारण तापमान के द्वारा होता है। और घोंगे यानी स्नेही के अंदर लिंग निर्धारण वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना लिंग बदल सकता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। तो देखिए प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में क्या करना है? प्रश्न नंबर 32 जो है उसमें हमको कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान, प्रकार और आकार आकृति बनाकर समझाइए। तो आपको सबसे पहले अवतल दर्पण बनाना है। अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से दूर रखी गई वस्तु, तो आपको वक्रता केंद्र से दूर वस्तु रख देनी है और वस्तु को नाम देना है AB। अब इसके वस्तु के A बिंदु में से दो किरण आपतित करनी है, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक वक्रता केंद्र में से। जो किरण वक्रता केंद्र में से आती है उसका जब दर्पण द्वारा परावर्तन होता है तो वो उसी मार्ग पर वापस लौटती है, लेकिन जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो मुख्य फोकस में से गुजरती है। दोनों परावर्तित किरणें जहां पर काटे वहां लिखने का A डैश, मुख्य अक्ष पर लंब डालो लिखने का B डैश, तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा A डैश और B डैश। तो हमको प्रतिबिंब का स्थान बताना है, तो प्रतिबिंब का स्थान आएगा F और C के बीच। अगर वक्रता केंद्र से आपने दूर वस्तु को रखा है तो प्रतिबिंब का स्थान आएगा F यानी मुख्य फोकस और C यानी वक्रता केंद्र के बीच। अच्छा, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, उसका प्रकार आएगा वास्तविक और उल्टा, और वस्तु आकार हो रहा है तो आकार आएगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। इस प्रकार से आपको ये आकृति बनाकर अगर ये 3 पॉइंट लिखते हो तो आपको पूरे 3 नंबर मिलते हैं। इसी के अथवा का एक प्रश्न पूछा है, प्रश्न है सवाल वाला। सवाल में पूछा है कि 18 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो यहाँ पर तो सबसे पहले 18 सेमी उसकी फोकस दूरी दी है। 18 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी दूर 7 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो 27 सेमी दूर यानी हमारे को क्या दी है? वस्तु की दूरी, और 7 सेमी लंबाई यानी उसकी हमको वस्तु की ऊंचाई दी है 7 सेमी। अब क्या कह रहा है कि पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि पर्दे पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बने। तो हमको पर्दे की दूरी यानी हमको प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। प्रतिबिंब की क्या निकालनी है? दूरी। फिर हमको प्रकार बताना है और लास्ट में उसकी हमको साइज यानी आकार बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जब भी हम 10वें चैप्टर का सवाल करते हैं तो जो पहला शब्द होता है वो हमको बताता है चिन्ह। यहाँ पर हमको चिन्ह लगाने हैं अवतल दर्पण में, अवतल के चिन्ह लगाने हैं। अवतल के अंदर खाली x प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, तो हमको x प्लस लगा के बाकी सब माइनस कर देने का। अब हमको दूसरा जो शब्द है वो बताता है सूत्र, तो हमको सूत्र लगाना है दर्पण का। दर्पण का सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमको v निकालना है तो v को अकेला करेंगे, तो यहाँ पर 1/u का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस। अब कीमत रख देंगे 1/v, यहाँ पर 1/f, f हमारा 18 है माइनस का, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे 18। अब देखो यहाँ पर माइनस 1/u, u हमारा कितना है 27 माइनस का, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 27। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1/v हम क्या करेंगे कि 18 और 27 दोनों का लसा देंगे। 18 और 27 का लसा आएगा 54। अब यहाँ पे 18 दिया 54, तो 3 एकम 3,
27 दूनी 54 तो 2 एकम 2 1 अपॉन v बराबर माइनस 1 बट्टे में 54 तो v बराबर माइनस का 54 आएगा और ये हमारी आ जाएगी प्रतिबिंब की दूरी और पर्दे की दूरी आ जाएगी। अब हमको बताना है प्रकार, तो हमको मालूम है आवर्धन का सूत्र m बराबर माइनस v अपॉन u, m बराबर माइनस v अपॉन u, तो m हमको निकालना है माइनस v कितना है तो माइनस का 54 आ रहा है और यहाँ पर u है माइनस का 27, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर 27 दूनी 54 तो m आया हमारा माइनस 2। अब आवर्धन का मान ऋण है और ऋण है इसलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, तो हम प्रकार में लिखेंगे वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब हमको बताना है आकार, तो हमको मालूम है कि n बराबर हमारा माइनस 2 है, n बराबर होता है h अपॉन h, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब यहाँ पर हमको h निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस 2 इंटू h, तो h बराबर माइनस 2, h हमारा 7 है, यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 2 सत्ते 14, तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब 14 सेमी का बनेगा। अब प्रतिबिंब 14 सेमी का है और वस्तु 7 सेमी की है, तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बनेगा, यहाँ पर आकार आएगा वस्तु से बड़ा, आपको लिखने का आकार आएगा वस्तु से बड़ा। तो इस प्रकार से हमको सवाल पूछे तो ऐसे लिखना है। अब हमारे 2 प्रश्न और बाकी है। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकों के पार्श्वक्रम संयोजन के लिए, तो देखो प्रतिरोधकों के पार्श्वक्रम को हम बोलते हैं समांतर संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र सिद्ध करो। तो आपको सबसे पहले तो क्या करने का है कि 3 प्रतिरोधकों को ऐसे समांतर में जोड़ना है, ऐसे समांतर में जोड़ना है, 3 प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ दो। अब ये बैटरी का प्लस और ये माइनस, ये कुंजी के ये प्लस और ये माइनस। अब 2 बिंदु के बीच में हमने 3 प्रतिरोधक के R1, R2 और R3 इनको बराबर पार्श्वक्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़ा है और इन 2 बिंदुओं के बीच में वोल्ट मीटर को बराबर पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पर कि इसकी परिभाषा लिखेंगे, तो परिभाषा में लिखेगा कि आकृति में दर्शाए अनुसार 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनके एक तरफ के वायर एक सामान्य बिंदु के साथ और दूसरी तरफ के वायर दूसरे सामान्य बिंदु के साथ जुड़े हो, तो प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन अथवा समांतर संयोजन कहते हैं। अब पार्श्वक्रम संयोजन में अथवा समांतर संयोजन में क्या होता है कि विद्युत विभवांतर का मान समान होता है, विद्युत विभवांतर का मान समान होता है और विद्युत धारा का क्या होता है बंटवारा, तो जिसका बंटवारा होता है उसको हमको समीकरण नंबर 1 कहने का। और फिर ओम का नियम, तो ओम का नियम जो है वो है V बराबर IR, यहाँ पर हमको I चाहिए, I बराबर V अपॉन R, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखो I की जगह पर हम लिखेंगे V अपॉन R और I1 की जगह पर लिखेंगे V अपॉन R1, यहाँ पर लिखेंगे V अपॉन R2, यहाँ पर लिखेंगे V अपॉन R3, सब में V समान है तो कट जाएगा, सूत्र आएगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो ये हमारा सूत्र सिद्ध हो जाता है। तो आपको याद रखेगा कि प्रतिरोधकों के पार्श्वक्रम संयोजन में क्या होता है कि विद्युत विभवांतर का मान समान होता है और विद्युत धारा का बंटवारा होता है, जिसका बंटवारा होता है उसको समीकरण 1 कहने का। अब क्या करने का कि यहाँ पर हमको I का मान चाहिए, तो ओम का नियम V बराबर IR, I बराबर V अपॉन R। अब यहाँ पर देखो V I की जगह पर लिखेंगे V अपॉन R, तो I1 की जगह पर लिखेंगे V अपॉन R1, I2 की जगह पर V अपॉन R2, I3 की जगह पर V अपॉन R3, सब में V समान है तो V से V कट जाएगा, सूत्र आएगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस
1/R3। अच्छा, इस विभाग का सबसे लास्ट प्रश्न है 34वां। पवन ऊर्जा से लाभ। तो पवन ऊर्जा से क्या लाभ है और पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी मर्यादा। तो पवन ऊर्जा का लाभ जो है, पहला लाभ लिखने का, पवन ऊर्जा से लाभ। पवन ऊर्जा से लाभ, तो पहला लाभ लिखने का कि ये पुनः प्राप्य ऊर्जा का स्रोत है, पुनः प्राप्य ऊर्जा का स्रोत है। दूसरी बात, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है, इससे कोई प्रदूषण फैलता नहीं है। तो आपको लिखने का कि पवन ऊर्जा से लाभ, तो ये पुनः प्राप्त ऊर्जा का स्रोत है और इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। अब इसका आएगा उपयोग। तो उपयोग में प्राचीन समय में कुएं में से पानी बाहर निकालने, इसका उपयोग होता था। और अभी वर्तमान समय में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। अब इसकी आती है मर्यादा। तो मर्यादा में आपने कि टरबाइन को घुमाने के लिए, टरबाइन की गति को चालू रखने के लिए क्या होता है कि जो पवन की गति है, वो पवन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। आपको लिखने का कि टरबाइन की गति को चालू रखने के लिए पवन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। और फिर हमारा अगला आएगा विंड एनर्जी फार्म बनाने के लिए, यानी पवन ऊर्जा फार्म बनाने के लिए हमको जमीन के बड़े हिस्से की आवश्यकता पड़ती है। तो जमीन के बड़े हिस्से की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो ये था पवन ऊर्जा से लाभ, उपयोग और मर्यादा। लाभ में आएगा पुनः प्राप्त ऊर्जा का स्रोत है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है। उपयोग में आएगा प्राचीन समय में कुएं में से पानी बाहर निकालने के लिए पवन शक्ति का उपयोग होता था। वर्तमान समय में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में उपयोग होता है। इसकी मर्यादा, टरबाइन को घुमाने के लिए या टरबाइन की गति को चालू रखने के लिए पवन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात, पवन ऊर्जा फार्म बनाने के लिए हमको जमीन के बड़े हिस्से की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से ये हमारा गाला का पेपर नंबर 3 का विभाग सी था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।